अफजल और शेर सिंह के सामने चरण सिंह का एहसास मरऊबियत बिला वजह न था। इलाके में किसी को भी उनके सामने दुम मारने की जुर्रत न थी। उनकी दोस्ती और बहादुरी की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं। दोनों 6-6 फुट के तनूमंद और खुशशक्ल जवान थे। दोनों को कुश्ती लड़ने, गुतकाल खेलने और घोड़ों पर सवारी करने का शौक था। अफजल अपने भाइयों में सबसे छोटा था। जब से उसका बड़ा भाई अली अकबर तहसीलदार हुआ था, उसने अपनी जेब से अफजल की खातिर 2 नौकर रख दिए थे और अफजल को खेती बाड़ी के कामों से बहुत हद तक छुट्टी मिल गई थी। शेर सिंह अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और उसके छोटे भाई उसे काम को हाथ नहीं लगाने देते थे। अफजल ने प्राइमरी तक तालीम पाई थी और वो हीर वारिस शाह पढ़ लेता था। शेर सिंह ने दूसरी जमात से स्कूल छोड़ दिया था और उसे अलिफ, आम, बे, बकरी और ते तख्ती के सिवा सब कुछ भूल चुका था। ताहम अफजल की ज़बान से बार बार सुनने की वजह से उसे भी हीर वारिस शाह के कई अशार ज़बानी याद हो गए थे। लोगों पर रौब डालने के लिए वो कोई ना कोई किताब खोल कर अपने सामने रख लेता और अफजल से सीखी हुई लय में वारिस शाह के शेर सुनाने लगता। उसके लिए हर किताब वारिस शाह की हीर थी। एक दफ़ा सलीम ने उसके हाथ में दूसरी जमात की किताब देते हुए कहा, चचा पढ़ के सुनाओ। और शेर सिंह ने यूं ही किताब खोलकर हीर के 15-20 शेर सुना दिए। इलाके के देहाती मेले अफजल और शेर सिंह के बगैर बेरौनक समझे जाते थे। वो मेलों में जाते, कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते और अगर कोई मजबूरी पेश आ जाती तो लठबाजी भी कर लेते। देहाती मेले कभी कभी लड़ाई का अखाड़ा भी बन जाते थे। मशहूर व मरूफ डाकू अपने हरीफों के साथ ताकत आजमाई के लिए मेलों में आते। एक शराब के नशे में लाठी बुलंद करके पुकारता, फलां कहाँ है। दूसरी तरफ से उसके चैलेंज का जवाब मिलता। फिर दोनों गिरोह एक दूसरे की तरफ बढ़ते, लाठियां आपस में टकराती, सर फटते, दुकानदारों की छाबड़ियां उलट जाती, कमज़ोर आदमी पैरों के नीचे मसले जाते। एक गिरोह अपने लीडर समेत भाग निकलता, दूसरा उसका पीछा करता। फिर जब मामला ठंडा हो जाता तो पुलिस पहुंच जाती और चंद आदमियों को हथकड़ियां लग जाती। लेकिन जब से अफजल और शेर सिंह ने मेलों में आना शुरू किया था, इस किस्म की वारदातें बहुत कम हो गई थी। वो लड़ने वालों के बीच में कूद पड़ते, लेकिन जब मसालेहाना कोशिशें कामयाब ना होती तो वो लाठियां उठा लेते और वो नौजवान जो कुश्ती लड़ने या कबड्डी खेलने की नीयत से मेले में आते थे, उनका साथ देते। अफजल और शेर सिंह के ख़ानदानों में 3 पुश्तों से दुश्मनी चली आती थी, लेकिन उन 2 नौजवानों की दोस्ती ने उनके ख़ानदानों की पुरानी रंजिशें मिटा दी। उनकी दोस्ती की इब्तिदा भी अजीब थी। गांव में मशहूर था कि अफजल की घोड़ी इलाके की तमाम घोड़ियों से तेज़ भागती है। शेर सिंह के पास मामूली घोड़ी थी। एक दिन शेर सिंह अपने भाइयों और बाप के साथ खेत में चारा काट रहा था कि अफजल अपनी घोड़ी भगाता हुआ करीब से गुजरा। शेर सिंह अपना काम छोड़कर खड़ा हो गया और कुछ देर घोड़ी की तरफ देखता रहा। उसके भाई भी काम छोड़कर खड़े हो गए। शेर सिंह के बाप इंदर सिंह ने कहा, क्या देखते हो शेर सिंह, तुमने घोड़ी कभी नहीं देखी? शेर सिंह ने कहा, बापू ये घोड़ी बड़ी अच्छी है। इंदर सिंह ने कहा, अफजल को इस घोड़ी पर बड़ा घमंड है, इसने तुम्हें दिखाने के लिए घोड़ी को तेज़ किया था। शेर सिंह ने कहा, बापू एक दिन मैं अपने घोड़े पर शहर की तरफ जा रहा था। अफजल मेरे पास से घोड़ी को सर पर दौड़ाता हुआ गुजर गया। वो मेरी तरफ मुड़कर देखता और हंसता था। इंदर द्रांति ज़मीन पर फेंक कर खड़ा हो गया और फिर अपनी चादर उठाकर कंधे पर रखते हुए बोला, शेर सिंह अफजल का भाई अगर तहसीलदार हो गया है तो फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें ऐसी 10 घोड़ियां खरीद कर दे सकता हूँ। चौथे दिन इंदर सिंह अपने बेटे के लिए एक नई घोड़ी खरीद कर ले आया। गांव में पहले ही मशहूर हो चुका था कि इंदर सिंह की नई घोड़ी बहुत आला है। उसका बेटा उसे अफजल की घोड़ी के साथ भगाएगा। चुनाचे गांव से बाहर खेतों में इन 2 घोड़ियों का मुकाबला हुआ। शेर सिंह का बाप और इसके भाई बड़ी उम्मीदों के साथ मुकाबला देखने के लिए आए थे। गांव के जहां दीदा लोग और खासकर चौधरी रमजान ने शेर सिंह को यकीन दिलाया था कि तुम्हारी घोड़ी अरबी नस्ल की है,
और मुकाबले में अफजल की घोड़ी से आगे निकल जाएगी। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो शेर सिंह की घोड़ी ने लोगों का शोरो होगा सुनकर आगे बढ़ने की बजाय उल्टे पांव पीछे चलना शुरू कर दिया। शेर सिंह ने उसे चढ़ी मारी तो वो सीखपा हो गई। लोग कह के लगा रहे थे शेर सिंह ने और 2 छड़ियां रसीद की और घोड़ी ने पिछली टांगे आसमान की तरफ उठाकर हवाई दुलतियां चलाना शुरू कर दी। इतनी देर में अफजल कोई आध मील का चक्कर लगाकर वापस आ चुका था। इसने कहा, बात यह है कि लोगों का शोर सुनकर शेर सिंह की घोड़ी घबरा गई है। चौधरी रमजान अपना हुक्का उठाए आगे बढ़ा और बोला, अफजल ठीक कहता है, तुम लोग शोर मचाते हो वरना ये घोड़ी खालस अरबी नस्ल की है। शेर सिंह जरा इसे तपकी देकर ठंडा करो। अफजल तुम भी अपनी घोड़ी को दम लेने दो, फिर मुकाबला होगा। अफजल अपनी घोड़ी से उतरकर उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था और चौधरी रमजान इसी तरह हुक्का हाथ में लिए शेर सिंह को हदायत दे रहा था। वो कह रहा था, देखो शेर सिंह, भगाते वक्त इसकी बाग ढीली छोड़ देना, छड़ी इस वक्त तक ना मारना जब तक ये भागना शुरू कर दे। अब इसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते रहो। अरबी नस्ल के जानवर में गुस्सा ज्यादा होता है। चौधरी रमजान ने आगे बढ़कर घोड़ी को चुमकारते हुए इसकी पुश्त पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हुक्के की चिलम का ढकना और उसका छोटा सा चिमटा जो लोहे की बारीक जंजीर के साथ चिलम से बंधे हुए थे, आपस में टकरा कर कोई ऐसी आवाज पैदा कर रहे थे जो शायद इस ना तजर्बाकार जानवर के लिए बारगोश साबित ना हो रही थी। जो ही चौधरी रमजान ने घोड़ी की पुश्त की तरफ हाथ बढ़ाया, घोड़ी ने पिछली टांगे उठाकर चिलम के ढकने और चिमटे की आवाज का खैर मकदम किया। चौधरी रमजान बाल बाल बच गया, लेकिन हुक्का उसके हाथ से छूटकर चंद कदम दूर दूर जा गिरा। चौधरी रमजान इंतहाई बदहवासी की हालत में लोगों के कह के सुन रहा था। अफजल के बड़े भाई इस्माइल ने हंसते हुए आगे बढ़कर कहा, क्यों चौधरी, घोड़ी अरबी है ना? शेर सिंह के बाप की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने गुस्से से कांपते हुए भाग कर यके बाद दीगरे 2-3 लाठियां घोड़ी की टांगों पर रसीद कर दी और घोड़ी उछलने कूदने और सीखपा होने के बाद एक तरफ भाग निकली। अफजल जल्दी से अपनी घोड़ी पर सवार होकर उसके पीछे हो लिया, लेकिन कोई 300 गज भागने के बाद शेर सिंह की घोड़ी अचानक खड़ी हो गई और जब अफजल की घोड़ी करीब पहुंची तो उसने इसकी तरफ दुलतियां उठा ली। अफजल ने अपनी घोड़ी को एक तरफ हटा लिया, लेकिन शेर सिंह की घोड़ी अंधाधुंध फिजा में दुलतियां चलाती रही। इंदर सिंह फिर गजबनाक होकर आगे बढ़ा, लेकिन इस्माइल ने भागकर उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, चचा जाने दो, तुम्हारी घोड़ी अल्हड़ है, अफजल इसे ठीक कर देगा। इंदर सिंह ने झटके के साथ अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, अगर अफजल घोड़े की सवारी जानता है तो मेरे बेटे ने गधे पर सवारी नहीं की, मैं उसे दूसरी घोड़ी ला कर दूंगा, फिर देखूंगा शेर सिंह से कौन जीतता है। इस्माइल ने कहा, लेकिन अरबी घोड़ा ना लेकर आना चचा। इंदर सिंह ने अगले दिन अपना एक खेत गिरवी रखा और उस घोड़ी को बेचने और नई घोड़ी खरीदने को रवाना हो गया। 15 दिन बाद वो वापस आया तो उसके नीचे बादामी रंग का एक खूबसूरत घोड़ा था, जिसके एवज उसने अपनी घोड़ी और 300 रुपये नकद दिए थे। गांव में पहुंचते ही इसने चौधरी रमजान को चौधरी रहमत अली के पास ये पैगाम देकर भेज दिया कि 4 दिन के बाद दौड़ होगी। चौथे दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। घोड़ दौड़ देखने के लिए गांव के अलावा दूसरे देहात के बहुत से लोग जमा हो चुके थे। दौड़ शुरू होने से पहले इंदर सिंह ने कहा, चौधरी रहमत अली, खाली घोड़े दौड़ाने से क्या फ़ायदा, कोई शर्त लगाओ। रहमत अली ने जवाब दिया, अब हम दोनों के बाल सफ़ेद हो गए इंदर सिंह, शर्त लगाना अकल की बात नहीं। बस चौधरी घबरा गए। इस्माइल ने कहा, अगर शर्त का शौक़ है तो शेर सिंह से कहो अफजल के साथ शरर बांध ले। इंदर सिंह ने कहा, शेर सिंह, लगाओ अफजल के साथ पगड़ी पगड़ी की शर्त। अफजल ने कहा, तुम घाटे में रहोगे, मैं शेर सिंह की पगड़ी के एवज अपनी घोड़ी की शर्त लगाता हूँ। इंदर सिंह ने कहा, अगर हार गए तो? अफजल ने कहा, अगर हार गया तो घोड़ी तुम्हारी। इंदर सिंह ने कहा, अपने बाप से पूछ लो। रहमत अली ने कहा, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, ये घोड़ी अफजल की है, उसके भाई ने लेकर दी, हार जाएगा तो और ले देगा। घोड़ दौड़ शुरू हुई। सवारों ने 1 मील के फासले पर पीपल के दरख्त के ऊपर से चक्कर काट कर आना था। दूसरी तरफ गांव के चंद उम्र रसीदा आदमी पहले ही पहुंच चुके थे। दरख्त तक पहुंचने में शेर सिंह का घोड़ा आगे रहा, लेकिन वापसी पर अफजल उससे आ मिला।
चौधरी रमज़ान पहले की तरह अब भी ये पेशगोई कर चुका था कि शेर सिंह का घोड़ा जीतेगा। हरी सिंह लोहार और काको असाई ने भी अपनी अपनी पगड़ी की शर्त लगाई थी। काको असाई ने दावा किया था कि अफजल की घोड़ी जीतेगी और हरी सिंह लोहार ने दावा किया था कि शेर सिंह का घोड़ा जीतेगा। दरख्त की तरफ जाते हुए जब शेर सिंह का घोड़ा आगे निकल गया तो हरी सिंह लोहार चिल्लाया, ओ काको के बच्चे लाओ पगड़ी। काको ने चुपके से अपनी पगड़ी उतार कर उसके हाथ में दे दी, लेकिन जब वापसी पर दोनों बराबर हो गए और फिर थोड़ी देर बाद अफजल की घोड़ी आगे निकलने लगी तो काको ने कहा, ओ हरी सिंह जल्दी कर अपनी पगड़ी उतार। हरी सिंह ने कहा, अरे अभी वो 5-6 खेत दूर हैं, शेर सिंह ज़रूर आगे निकल जाएगा। तूने दौड़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने से पहले मेरी पगड़ी उतरवा ली थी, अब उतार अपनी पगड़ी वरना मैं खुद उतार लूँगा। काको ने हरी सिंह के जवाब का इंतज़ार ना किया। उसने एक हाथ से अपनी पगड़ी छीनते हुए दूसरे हाथ से हरी सिंह की पगड़ी उतार ली। दौड़ ख़त्म करने से पहले अफजल शेर सिंह से एक खेत आगे निकल चुका था। इंदर सिंह के गुस्से और नदामत की हालत में उठकर घर की तरफ चल दिया। शेर सिंह का चेहरा उतरा हुआ था। उसने अफजल के करीब पहुंचकर अपना घोड़ा रोका और अपनी पगड़ी उतारने के लिए सर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अफजल ने कहा, शेर सिंह अपनी पगड़ी अपने सर पर रहने दो, किसी की पगड़ी उतरवाना बहादुरों का काम नहीं। चौधरी रहमत अली ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है बेटा, अपनी पगड़ी ना उतारो, तुम्हारे बाप ने मजबूर किया था, वरना शर्त लगाना अक्लमंदों का काम नहीं। लेकिन शेर सिंह ने अपनी पगड़ी उतार कर अफजल की तरफ फेंक दी और घोड़े को एड़ लगा दी। इस्माइल ने आगे बढ़कर चौधरी रमज़ान की चिलम उतारी और उसे इत्मीनान से ज़मीन पर रख कर लाठी उठाते हुए कहा, चौधरी रमज़ान, मैंने अपने दिल में एक शर्त लगाई थी और वो ये कि अगर शेर सिंह का घोड़ा आगे निकल गया तो मैं तुम्हारा हुक्का तोड़ूंगा, और अगर हमारी घोड़ी आगे निकल गई तो सिर्फ तुम्हारे हुक्के की चिलम तोड़ूंगा। खुदा का शुक्र करो कि तुम बड़े नुकसान से बच गए। रमज़ान चिल्लाया, अरे ऐसा ना करना, मैं कल ही लाया था। उसने आगे बढ़कर चिलम छीनने की कोशिश की, लेकिन इस्माइल की लाठी अपना काम कर चुकी थी। हरी सिंह लोहार के लिए इस घोड़ दौड़ का नतीजा कुछ कम परेशानी का बाहिस ना था। काको साई ने अपने सर पर उसकी पगड़ी बांध कर लोगों को दिखाई। मर्दों की तो खैर और बात थी, लेकिन थोड़ी देर में ये मामला गांव की औरतों तक पहुंचने वाला था। हरी सिंह को इस बात में ज़रा बराबर भी शुबा ना था कि काको लड़कों का जुलूस अपने पीछे लगाकर सारे गांव में फिरेगा, और वो अपनी ज़िंदगी के इस दिन को बहुत मनहूस समझता था जब उसने काको के साथ मजाक शुरू किया था। काको ने उसे बार बार नीचा दिखाया था। एक दफ़ा उसने तंग आकर अपने कुत्ते का नाम काको रख दिया था। जब काको उसकी भट्टी के सामने से गुजरता तो वो अपने कुत्ते को आवाज़ देता, काको काको तुए। हरी सिंह के बाप का नाम संतू था और काको ने एक भैंसा पाल रखा था। उसने चंद दिन के गौर फिक्र के बाद अपने भैंसे का नाम संतो रख दिया। जब कभी हरी सिंह उसके पास से गुजरता तो वो फ़ौरन अपने भैंसे को डंडे मारते हुए कहता, ओ संतो तू मर जाई, और वो संतो को ऐसी गालियाँ देता जो हरी सिंह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। हरी सिंह ने इसके घर के करीब से गुजरना तर्क कर दिया, लेकिन काको उसका पीछा छोड़ने को तैयार ना था। वो दिन में एक आध बार किसी न किसी बहाने अपने भैंसे का रस्सा पकड़कर उसकी भट्टी के सामने से गुजरता और उसे संतों के नाम से नई नई गालियाँ देता। गांव के लड़के उसके गिर्द जमा होकर पूछते, काको संतों को आज कहाँ ले जा रहे हैं? और वो जवाब देता, बूचड़ खाने लेकर जा रहा हूँ। हरी सिंह दांत पीस कर रह जाता। बिल आखिर हरी सिंह ने कुत्ते को घर से निकाल दिया और काको ने अपने भैंसे का नाम तब्दील कर लिया। घोड़ दौड़ के चंद रोज़ बाद एक दिन हरी सिंह हल की फाली बना रहा था। शेर सिंह उसके करीब बैठा हुआ था। अफजल आया और उसने कहा, हरी सिंह, कल मैंने अपनी घोड़ी की जंजीर की चाबी उसके कुफल में ही रहने दी, शायद किसी बच्चे ने गुम कर दी है। मैं तुम्हें जंजीर ला कर देता हूँ, उसके लिए नई चाबी बना दो। अच्छा, बना देता हूँ, लेकिन चाबी का ख्याल रखा करो, किसी बुरे आदमी के हाथ लग गई तो कहीं घोड़ी ना ले उड़े। परसों सरदार चरण सिंह की घोड़ी चोरी हो गई है। उसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी, लेकिन चोर ने चाबी लगाकर खोल ली। अफजल ने कहा, इस जंजीर के ताले भी कुछ अच्छे नहीं। मेरा ख्याल है कि किसी दिन शहर जाकर कोई मजबूत सी जंजीर ले आऊँ, लेकिन अभी तुम इसकी चाबी बना दो।
अफजल चला गया तो थोड़ी देर बाद काको वहाँ से गुजरा। उसके सर पर वही पगड़ी थी जो उसने हरी सिंह से शर्त में जीती थी। हरी सिंह ने शेर सिंह से कहा, मैंने सुना है अफजल ने तुम्हारी पगड़ी तुम्हारे घर भेज दी है, लेकिन ये काको बड़ा बदमाश है। ये रोज़ मेरी पगड़ी दिखाने के लिए इधर से गुजरता है। शेर सिंह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हरी सिंह, अगर तुम 20 रुपये कमाना चाहते हो तो मेरे साथ एक सौदा कर लो। 20 रुपये का नाम सुनकर हरी सिंह का हाथ थोड़ा रुक गया। उसने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम मेरी गाय खरीदना चाहते हो तो मैं 30 से एक कौड़ी भी कम नहीं लूँगा। शेर सिंह ने कहा, नहीं, 20 रुपये में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी कीमत 2 पैसे से ज़्यादा नहीं होगी। तुम मजाक करते हो। मैं मजाक नहीं करता। अच्छा बताओ क्या चीज़ है वो? पहले कसम खाओ तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे। मैं बापू की कसम खाता हूँ। नहीं, गुरु की कसम खाओ। हरी सिंह ने 2 पैसे की चीज़ 20 रुपये के एवज़ फरोख्त करने के लालच में कसम खा ली तो शेर सिंह ने कहा, अफजल की घोड़ी की जंजीर की एक चाबी मुझे बना दो। हरी सिंह थोड़ी देर के लिए सकते में आ गया। उसने कहा, तुम? हाँ, मैं उसकी घोड़ी को दरिया के पार पहुंचाना चाहता हूँ। हरी सिंह ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी तुम्हारे साथ फंसूंगा। शेर सिंह ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊँगा। हरी सिंह ने कहा, चोरी पाप है, तुम्हें इससे क्या, मुझे चाबी बना कर दो। हरी सिंह ने किसी तरह अपने ज़मीर की रजामंदी हासिल कर ली। ताहम उसने कहा, जब तुम घोड़ी कहीं लेकर जाओगे तो तुम्हें गांव में ना पाकर वो तुम पर शक करेंगे। तुम फिक्र ना करो, मेरा काम घोड़ी को उनकी हवेली से बाहर निकालना होगा। उसे ले जाने वाले यहाँ मौजूद होंगे। अच्छा तुम जाओ, अफजल तुम्हें मेरे पास बैठा देखकर शक करेगा। मैं फाली के साथ चाबी भी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन चाबी सिर्फ मुझे देना, मेरे बापू को नहीं बताना। और पैसे कब मिलेंगे? शेर सिंह ने उठते हुए जवाब दिया, जिस दिन घोड़ी निकल जाएगी। रात के 2 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। शेर सिंह बैरूनी दीवार फांद कर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसने दबे पांव फाटक की तरफ चलते हुए अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और कुंडी टटोलने लगा। वो अभी तारीकी में हाथ मार रहा था कि बिजली चमकी और वो ये देखकर हैरान रह गया कि कुंडी में ताला नहीं था। 2 दिन पहले भी उसने किस्मत आजमाई की थी, लेकिन फाटक के अंदर की तरफ कुंडी में ताला लगा हुआ था और उसे मायूस होकर लौटना पड़ा। आज हरी सिंह लोहार और अमर सिंह डाकू ने उसे 15-20 चाबियां मुहैया कर दी थी, लेकिन कुंडी का ताला गायब था। उसने सोचा शायद घर के आदमी ताला लगाना भूल गए होंगे और इधर उधर देखकर आहिस्ता से कुंडी खोल दी, लेकिन दरवाजे को उसी तरह बंद रहने दिया और दबे पांव चलता हुआ मुआशी खाने में दाखिल हुआ। बिजली की चमक में वो हवेली के दूसरे सिरे पर बरामदे में सोने वाले आदमियों की चारपाइयाँ देख चुका था, लेकिन बारिश की तेज़ी के बायस उसे इत्मीनान था कि वहाँ अगर कोई आदमी जाग भी रहा हो तो सहन के दूसरे सिरे मामूली आहट उसके कानों तक नहीं पहुँच सकेगी। ताहम उसका दिल धड़क रहा था। कुछ देर तजब्जुब की हालत में मुआशी खाने के दरवाजे की ओट में खड़ा रहा। उसने अपनी लाठी दरवाजे के साथ लगा कर रख दी, जेब में हाथ डालकर घोड़ी के पाँव की जंजीर की चाबी निकाली और चाबियों का बड़ा गुच्छा वहीं डाल दिया। बिजली की एक और चमक के बाद वो अपने गिरदोपेश का जायज़ा लेकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कोंटे से घोड़ी की गर्दन का रस्सा खोलने के बाद वो बैठकर घोड़ी के पाँव की जंजीर खोलने लगा। अंधेरे में उसने उंगलियों से टटोल कर ताले का सुराख तलाश किया। उसके दिल की धड़कन लहजा ब लहजा तेज़ हो रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे। बारिश के बायस मौसम में काफ़ी हद तक इत्तेदाल आ चुका था, ताहम उसे पसीना आ रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से एक तरफ का ताला खोला। घोड़ी के दूसरे पाँव के तक हाथ ले जाने के लिए वो दोनों घुटने ज़मीन पर टेक कर आगे बढ़ा। वो दूसरे ताले का सुराख ढूंढ रहा था। घोड़ी ने अचानक गर्दन हिलाई और एक सुम ज़मीन पर मारते हुए नथनों से खुरर खुरर की आवाज़ें निकालने लगी। शेर सिंह ने घोड़ी के गले का रस्सा अपनी बगल में ले लिया और उसे चमकारने और उसकी गर्दन पर हाथ फेरने के बाद फिर उसी तरह बैठ गया और ताला खोलने में मसरूफ़ हो गया। वो चाबी ताले के सुराख में डालकर घुमा रहा था, लेकिन उससे अपने करीब हल्की सी आहट महसूस हुई। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी चादर का एक कोना घोड़ी के पाँव के नीचे आ चुका था।
उसने घोड़ी को पीछे उठाकर उसके सूंड के नीचे से अपनी चादर निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी का एक हाथ उसकी गर्दन पर था और दूसरा हाथ उसके बाजू पर। शेर सिंह के बदन में खून का हर कतरा मुंजमद होकर रह गया। एक सानिया के बाद उसने अपने बदहवासी से भरे चेहरे को ऊपर उठाया। पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया ये था कि हमलावर अफजल के सिवा कोई और नहीं हो सकता। हमलावर ने अचानक उसकी गर्दन छोड़कर दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली और मरोड़ कर उसकी पीठ के साथ लगा दी। शेर सिंह ने महसूस किया उसने ज़रा और ज़ोर दिया तो उसका बाजू टूट कर उसके कंधे से अलग हो जाएगा। पकड़ने वाले ने अपनी जिस्मानी बर्तरी का एक सबूत देने के लिए उसकी कलाई छोड़ दी और अचानक उसकी कमर में बाजू डालकर उसे ऊपर उठाया और उछाल कर कुरली में फेंक दिया। और बेशतर इसके कि शेर सिंह उठकर बैठता, हमलावर इसके सीने पर सवार हो चुका था। मैं तुम्हारा 2 रातों से इंतज़ार कर रहा था, तुम अब नहीं जा सकते। ये अफजल की आवाज़ थी, जिसमें गुस्से या इस्तराब से कहीं ज़्यादा खुद इत्मीनादी थी। वो खुद इत्मीनादी जिसकी बदौलत मर्द शेर के गले में रस्सा डाल देते हैं। शेर सिंह को पहली बार बुजुर्गों के इस कौल की सदाकत का एतराफ़ करना पड़ा कि चोर के पहलू में दिल नहीं होता। वो महसूस कर रहा था कि अगर अफजल के सामने उसकी हैसियत एक चोर की ना होती तो वो इस कदर बूदअज़्म साबित ना होता और वो अपनी कुव्वत मुदाफ़त को इसकी हवेली की चारदीवारी से बाहर छोड़ कर आया था। उसने ये भी महसूस किया कि अगर अफजल 2 रातों से उसका इंतज़ार कर रहा था तो उसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल होंगे, इसलिए जिद्दोजहद फ़जूल है। और अफजल जैसे उसके दिल की आवाज़ सुन रहा था। वो बोला, अगर भागने की कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि मेरे हाथ बेहद बेरहम हैं, लेकिन तुम में थोड़ी बहुत समझ ज़रूर होगी। अच्छा बताओ तुम हो कौन? शेर सिंह खामोश रहा। अफजल ने उसकी पगड़ी उतार कर उसकी टांगें बांध दी और फिर उसे उल्टा करके उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। उस काम से फारिग होकर वो घोड़ी की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने झुककर घोड़ी के पाँव की जंजीर टटोली और बोला, ओहो, तुम तो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। खैर, अब ये जंजीर तुम्हारे काम आएगी। अफजल ने जंजीर उठाकर उसके पाँव में डाल दी और उसे कुर्ली में सीधा लटाते हुए कहा, देखो, मैं शोर मचाकर घर के आदमियों को परेशान नहीं करना चाहता। अब सीधी तरह मेरी बातों का जवाब दो। तुम किस गांव से आए हो और तुम्हारे साथी कौन कौन हैं? शेर सिंह ने जवाब ना दिया। अफजल ने फिर कहा, मैं ये समझता हूँ कि तुम अकेले यहाँ तक नहीं पहुँचे। हमारे गांव से कोई तुम्हें रास्ता दिखाने वाला ज़रूर है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने गांव के बदमाश को नहीं छोड़ूंगा। अगर वो किसी जगह बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तो मुझे बताओ। शेर सिंह ने फिर कोई जवाब ना दिया। बाहर बिजली चमकी। दरवाजे के रास्ते आने वाली रोशनी में अफजल को शेर सिंह के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई दी और वह चिल्ला उठा, शेर सिंह! अफजल भागता हुआ बाहर निकला। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में लालटेन थी। चंद लम्हे वो खामोशी की हालत में शेर सिंह की तरफ देखता रहा, फिर उसने लालटेन दीवार के साथ लटका दी। अगली किस्त सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।